हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर आनंद सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इस समय बीए थर्ड ईयर 6th सेमेस्टर से फर्स्ट पेपर इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भारतीय राजनीतिक विचारक बता रहा हूं, राजनीति विज्ञान विषय का। और भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत मैं इसमें आपको यूनिट सेकंड से जियाउल बर्नी बता रहा हूं। पिछले वीडियो में मैं आप लोगों को जियाउल बर्नी का राज्य सिद्धांत बताया था या राज्यत्व का सिद्धांत बताया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम जियाउल बर्नी के कानून संबंधी विचारों को जानेंगे। जियाउल बर्नी कानून के विषय में क्या कहता है या कानून के संबंध में जियाउल बर्नी का धारणा क्या है। बर्नी ने कानून के दो रूप बताए हैं, एक शरीयत कानून शरीयत और दूसरा जवाबित। दो कानून बताए हैं, एक शरीयत कानून एक जवाबित कानून। शरीयत कानून क्या होता है? शरीयत कानून जो होता है वह जिसमें इस्लाम धर्म की शिक्षाएं दी गई हैं, जिसमें पैगंबर साहब के उपदेश दिए गए हैं, पैगंबर साहब की शिक्षाएं दी गई हैं, उन सभी शिक्षाओं को हम शरीयत कानून के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी पैगंबर साहब ने जो भी जीवन जीने के तरीके बताए हैं, जो विधियां बताई हैं, जो धार्मिक उपदेश दिए हैं, उन सभी उपदेशों को, उन सभी जीवन पद्धति को हम किस में शामिल करते हैं? शरीयत में शामिल करते हैं, पैगंबर साहब के उपदेशों को शामिल करते हैं। वहीं जो जवाबित है, बर्नी कहता है कि जो जवाबित है यह जवाबित राज्य निर्मित कानून है। जवाबित को उसने क्या कहा है? राज्य निर्मित कानून कहा है कि यह ऐसा कानून है जो राज्य के द्वारा बनाया जाता है, राज्य के विधायकों के द्वारा बनाया जाता है, और राजाओं के द्वारा बनाया जाता है। यानी कि राजा और मंत्रियों की सलाह से जो भी कानून बनाए जाए, जो भी जीवन पद्धति के नियम बनाए जाए, या जो भी प्रशासनिक मामलों के लिए, नागरिक और प्रशासन के बीच संबंधों को निर्धारित करने के लिए, राजा और प्रजा के बीच संबंधों को निर्धारित करने के लिए जो भी कानून बनाए जाए, वह सब जवाबित है। वह जवाबित है और वह राज्य के द्वारा निर्मित किया जाता है। और ये जो सारे कानून होते हैं ये शरीयत में नहीं होते हैं। जो राज्य के द्वारा कानून बनाए जाते हैं वह कानून शरीयत में नहीं होते हैं, बल्कि यह सम्राट के द्वारा कानून बनाया जाता है। तो इस तरह से बर्नी का मत था कि जो राजा हैं, जो कुलीन तंत्र हैं, जो राजा हैं, जो कुलीन है, और प्रशासन के जो कर्मी हैं, वह व्यक्तिगत और सार्वजनिक मामलों में शरीयत कानून का पालन करें। जो राजा हैं, मंत्री हैं, या फिर जो कुलीन वर्ग हैं, जो भी राज्य के पदाधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, वह अपने व्यक्तिगत जीवन में और साथ ही साथ राजनीतिक जीवन में शरीयत कानून का पालन करें। राजनीतिक जीवन में शरीयत कानून का वह पालन करें, शरीयत कानून का वह अनुसरण करें, उनको शरीयत कानून का पालन करना चाहिए। तो बर्नी कहता है कि जो लोग शरीयत का पालन नहीं करते हैं, जैसे कि हिंदू वर्ग है, हिंदू वर्ग शरीयत का पालन नहीं करता है, तो जो लोग शरीयत का पालन नहीं करते हैं, उनके लिए कानून किसके द्वारा बनाए जाने चाहिए? राजा के द्वारा बनाया जाना चाहिए, सम्राट के द्वारा बनाए जाने चाहिए। लेकिन उसने विधि निर्माता कौन है? विधि, यानी कि राज्य के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं उस कानून का निर्माण कौन करता है? राजा के द्वारा किया जाता है, मंत्रियों के द्वारा किया जाता है, और विधि विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है, यानी कि विधायकों के द्वारा किया जाता है। तो बर्नी यह कहता है कि जो लोग शरीयत का पालन नहीं करते हैं उनके लिए विधियां बनाई जानी चाहिए विधायकों के द्वारा, यानी कि राजा, मंत्री और विधायकों, जो विधि विशेषज्ञ हैं। विधायक का तात्पर्य वर्तमान समय से नहीं है, बल्कि उस समय जो लोग कानून निर्माण के प्रक्रिया में भाग लेते थे, पदाधिकारी होते हैं, राज्य के दरबारी होते हैं, उन सारे दरबारियों के साथ राजा कानून बनाता था। तो वो कहता है बर्नी, राजा को कानून बनाते समय समाज की राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। जो समाज में विभिन्न परंपराएं चल रही हैं, उन परंपराओं को ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं के अनुसार ही वह कानून बनाए। यानी कि समाज के, प्रजा के परंपराओं के अनुसार ही राजा को कानून बनाना चाहिए। और जो परंपराएं, प्रथाएं, रीति रिवाज समाज में विद्यमान हैं, उन्हीं परंपराओं, रीति रिवाज और उन्हीं प्रथाओं को राजा के द्वारा मान्यता प्रदान कर दी जानी चाहिए। इसके अलावा लोगों के व्यक्तिगत संबंधों को निर्धारित करने के लिए भी कानून बनाए जाने चाहिए।
तो ये सारे जो कानून बने वहां के भौगोलिक परिस्थितियों को, वहां के भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर कानून बनाए जाए। ऐसा न हो कि वो लोग कानून का पालन न कर पाए, ऐसा कानून बन जाए और कानून का पालन लोग न करें और राजा के विरुद्ध वह विद्रोह कर दें, यानी कि विद्रोह का वातावरण तैयार न हो, बल्कि उनके हिसाब से ही कानून बनाया जाना चाहिए और परिस्थितियों के हिसाब से कानून बनाया जाना चाहिए। तो इस तरह से वर्णन करता है कि जो जवाबित कानून होना चाहिए यह शरीयत के भावना भी होना चाहिए, शरीयत के अनुरूप होना चाहिए। जवाबित कानून शरीयत के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि शरीयत को ध्यान में रखकर ही जवाबित कानून बनाए जाने चाहिए। और बरनी विधि निर्माता को विधि निर्माण करते समय 4 शर्तों को आवश्यक बताता है। बरनी कहता है कि जो लोग विधि निर्माण कर रहे हैं तो विधि निर्माण करते समय उनको कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे पहला वह कहता है कि जो जवाबित है, जब जवाबित बनाया जाए तो शरीयत को नकारा नहीं जाना चाहिए। शरीयत के अनुसार पहली शर्त क्या है कि जवाबित शरीयत के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि शरीयत में जो भी दिया गया है उसका पालन करते हुए ही जवाबित बनाया जाना चाहिए। और दूसरी बात बरनी कहता है कि कानून इस प्रकार का हो कि सुल्तान के प्रति लोगों में आस्था उत्पन्न हो, यानी कि जो रईस लोग हैं, जो कुलीन लोग हैं, उन लोगों के बीच सरकार के प्रति या सम्राट के प्रति आस्था में वृद्धि हो। कानून इस प्रकार होना चाहिए कि जनता में राजा के प्रति वफादारी पैदा हो, राजा के प्रति आस्था पैदा हो, और जितने कुलीन वर्ग हैं, कुलीनों के भी मन में राजा के प्रति आस्था पैदा हो। और तीसरी बात बरनी यह करता है कि जो कानून का स्रोत होना चाहिए, कानून का प्रेरणा होना चाहिए, वह शरीयत के अनुरूप होना चाहिए और खलीफा के अनुरूप होना चाहिए। जो खलीफा के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि शरीयत और खलीफा को ध्यान में रखकर ही कानून बनाया जाना चाहिए और यही प्रेरणा स्रोत होनी चाहिए। चौथी शर्त यह आरोपित करता है बरनी कि यदि किसी परिस्थिति में शरीयत को नकारना पड़े, यानी कि किसी परिस्थिति में यदि कोई व्यक्ति शरीयत का पालन नहीं कर पाता है या शरीयत को नकारना पड़े, तो ऐसी स्थिति में राजा को उससे टैक्स लेना चाहिए, कर लेना चाहिए या मुआवजा लेना चाहिए। जो लोग शरीयत का पालन नहीं करते हैं उनसे क्या लेना चाहिए? मुआवजा लेना चाहिए, क्षतिपूर्ति लेना चाहिए या दान लिया जाना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि बरनी ने जवाबित के अंतर्गत एक आदर्श कानून की व्याख्या की है, आदर्श कानून की परिकल्पना की है, जो विशेष रूप से राज्यों की सभी जरूरतों को पूरा करती थी। ये जवाबित के द्वारा राज्य की जितनी भी आवश्यकताएं थी उन सभी आवश्यकताओं की पूरा किया जाता था और जवाबित के द्वारा ही पूरा राज्य संचालन किया जाता था। बरनी कानून बनाते समय धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखने का सुझाव देता है। बरनी कहता है कि जब कानून बनाया जाए तो धार्मिक परिस्थितियों का और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बरनी ने अपने कानून संबंधी चिंतन में धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों के संयोजन का सुझाव दिया है, यानी कि वह कहता है कि राजा को कानून धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाए जाने चाहिए, धर्म और राजनीति का समन्वय करना चाहिए। तो बरनी का कथन है कि कानून का एकमात्र उद्देश्य क्या है? राज्य की सुरक्षा करना है, लोगों की सुरक्षा करना है। यदि राजा के हित के लिए शरीयत के कानूनों से विचलित भी होना पड़े तो भी राजा को विचलित हो जाना चाहिए। यहां हम देखते हैं कि बरनी मैकियावेली के रूप है। इसी तरह से मैकियावेली राजनीति के अंतर्गत धर्म और नैतिकता को परे करता है, इसी तरह से बरनी भी कहता है कि यदि राजा को राजहित की सुरक्षा के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए या लोगों की रक्षा के लिए शरीयत कानून का उल्लंघन करना पड़े तो भी शरीयत कानून का उल्लंघन कर दिया जाना चाहिए। तो इस तरह से इसके कुछ विचार मैकियावेली से मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। तो बरनी ने जो कानून के संबंध में विचार दिए हैं उसके विचारों से यह स्पष्ट होता है कि बरनी के विचार में साध्य ही साधन का औचित्य तय करते हैं, साध्य ही साधन का औचित्य तय करते हैं। जैसा कि मैकियावेली कहता है कि हमें लक्ष्य की चिंता करनी चाहिए, साधन तो सदैव प्रशंसनीय ही समझे जाएंगे। इसी तरह से बरनी का भी विचार है कि साध्य जो है वही साधन का औचित्य तय करते हैं, यानी कि हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान, साध्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य होता है। तो हमें लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। साधन चाहे जो कुछ भी हो, हमें साधन की परवाह नहीं करना चाहिए। जब हम अपने लक्ष्य में सफल हो जाएंगे तो साधन हमेशा स्मरणीय समझे जाएंगे, साधन हमेशा प्रशंसनीय समझे जाएंगे और साधनों को लोग भुला देंगे, हमको लोग याद रखेंगे। तो इस तरह से बरनी राजा के लिए
राजा को राजनीति के संबंध में या धर्म के संबंध में या फिर राज संचालन के संबंध में राज के हितों के लिए वह अपने धर्म से पृथक होने का भी सुझाव देता है। आइए अब देखते हैं बर्नी के न्याय संबंधी विचारों को। बर्नी न्याय को सामाजिक और राजनीतिक संगठन का नींव मानता है। बर्नी कहता है कि जो न्याय है यह सामाजिक और राजनीतिक संगठन का नींव है। यदि न्याय नहीं रहेगा तो सामाजिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित नहीं हो सकती, राजनीतिक रूप से संचालित नहीं हो सकती है, राजनीति को हम सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं, समाज को सुदृढ़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए बर्नी कहता है कि राजनीति को सुदृढ़ करने के लिए, समाज को सुदृढ़ करने के लिए न्याय की अति आवश्यकता होती है। राजा को न्याय होना चाहिए। उसने शासक को न्याय के रक्षक के रूप में स्वीकार किया है। बर्नी कहता है कि सुल्तान तभी सर्वोच्च है जब वह न्याय की रक्षा करता है। न्याय की रक्षा का मतलब समाज का प्रशासन न्याय के अनुरूप करता है, लोगों की रक्षा करता है, लोगों के बीच भेदभाव नहीं करता है, प्रशासकीय अधिकारियों, कुलीन वर्ग और जनता के बीच किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। जो भी व्यक्ति अपराध करता है सबको दंडित करता है। तो ऐसा व्यक्ति जो न्यायी व्यक्ति होता है, न्याय पुरुष होता है या न्याय सुल्तान होता है, वह लंबे वर्षों तक शासन कर सकता है। वह अपनी आस्था जनता के बीच और अपने लोगों के बीच, राज्य के पदाधिकारियों के बीच लंबे समय तक बनाए रख सकता है। तो इस तरह से बर्नी न्याय को अति आवश्यक मानता है। वह कहता है कि न्याय के द्वारा ही प्रशासन किया जाता है। यदि न्याय व्यवस्था दुर्बल हो जाएगी तो राज्य में चारों तरफ आतंक का माहौल हो जाएगा। लोग राजा से फिर लोग राजा का आदर नहीं करेंगे और राज्य में जगह जगह उपद्रव होने लगेगा। इसलिए बर्नी ने राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निष्पक्षता पर बल देता है। वह निष्पक्षता पर बल देता है। वह कहता है कि राजा को निष्पक्ष आचरण करना चाहिए, निष्पक्ष आचरण करना चाहिए, यानी कि उसको अपने और पराये के बीच अंतर नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति अपराध करता है उसको दंडित अवश्य करना चाहिए। किसी प्रकार का भेदभाव, लोगों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जो न्याय है बिना निष्पक्षता के तो संभव नहीं है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति निष्पक्ष नहीं है तो वह न्याय नहीं कर सकता। यदि हम निष्पक्ष नहीं है, दो लोगों के बीच किसी प्रकार के संघर्षों को सुलझाना है हमें, तो यदि हम निष्पक्ष रूप से व्यवहार नहीं करेंगे, निष्पक्ष रूप से आचरण नहीं करेंगे तो फिर हम न्याय नहीं कर सकते हैं। हम किसी एक के पक्ष में केवल किसी एक का पक्ष सुने और एक के पक्ष के विरुद्ध हम फैसला सुना दें, हम किसी एक पक्ष को सुनकर किसी दूसरे पक्ष के विरुद्ध फैसला सुना दें, तो यह न्याय नहीं हो सकता है। न्याय में निष्पक्षता का गुण होता है कि सभी तथ्यों का अवलोकन करके, सभी घटनाओं का अवलोकन करके तब सुल्तान को न्याय करना चाहिए। तो निष्पक्षता जो है वह न्याय का आवश्यक गुण है। राजा को या सुल्तान को न्याय की स्थापना करने के लिए बर्नी ने कई कार्य बताए हैं। सुल्तान के कई कार्य बताए हैं। बर्नी ने कहा है कि न्याय की स्थापना तभी हो सकती है जब सुल्तान विभिन्न प्रकार के कार्य करे, जैसे करों में कमी करे। सुल्तान को चाहिए कि वह करों में कमी करता रहे। करों में कमी क्यों करता रहे? वह कहता है कि समय समय पर जिस प्रकार की फसलें उत्पन्न होती हैं या जैसी लोगों की आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, तो वह उनके स्टेटस के हिसाब से कर लगाना चाहिए। यदि किसानों के पास पर्याप्त रूप से फसल नहीं हुआ है, फसलों का उत्पादन नहीं कर पाए हैं, तो करों में कटौती की जानी चाहिए। इसी तरह से जो भी लोग कर नहीं दे पाते हैं उनसे कर नहीं लेना चाहिए। इसी तरह से जो लोग कर नहीं दे पाते हैं उनसे कर नहीं लेना चाहिए। कर उन्हीं व्यक्तियों से लेना चाहिए जो लोग कर चुकाने में सक्षम हो सकते हैं। तो इस तरह से राजा को यह ध्यान रखना चाहिए कि अपने प्रजा की सुरक्षा के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा में लोक कल्याणकारी कार्यों को करने के लिए वह समय समय पर करों में कमी भी करता रहे और कर लगाता भी रहे, करों में कमी भी करता रहे, यानी परिस्थितियों के अनुरूप करों का निर्धारण करता रहे। फिर वह कहता है कि राजा को या सुल्तान को अपने कोष से सहायता दी जानी चाहिए। कोष से सहायता। फिर बर्नी कहता है कि राजा को अपने कोष से सहायता दी जानी चाहिए। समय समय पर अकाल पीड़ितों को, दुर्बलों को, असक्षमों को और आर्थिक रूप से विपन्न व्यक्तियों को कोष के द्वारा मौद्रिक सहायता प्रदान किया जाना चाहिए। इसी तरह से वह कहता है कि राजा को अपने इक्ता के अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। इक्ता का मतलब यह एक प्रकार का कर होता है, और जो लोग करों का संग्रह करते हैं
जो लोग करों का संग्रह करते थे उनको इक्ता बोला जाता था। तो इक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? राजा के द्वारा की जाती थी। और इक्ता जो होता था वो वंशानुगत नहीं होता था, उसका ट्रांसफर होता था। तो वह कहता है, बर्नी कहता है कि लोगों में संतुलन बनाने के लिए, संतोष को बनाने के लिए जो इक्ता के अधिकार राजा के पास हैं, अपने अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। फिर बर्नी कहता है कि राजा को समय समय पर भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए, भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहिए। राजा को अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए, अपराधी को दंडित किया जाना चाहिए। राजा का यह परम कर्तव्य है कि अपराधियों को दंडित करे, क्योंकि जब अपराधियों को दंडित करेगा तो इस तरह से कानून और न्याय की व्यवस्था कायम रह सकती है। बर्नी कहता है कि राजा को दीन ए इस्लाम का पालन करना चाहिए, राजा को दीन ए इस्लाम का पालन करना चाहिए। यह दीन ए इस्लाम क्या है? यह दीन ए इस्लाम जो है, इस्लाम में बताए गए धर्म हैं, परोपकार के कार्य हैं, यह परोपकार के कार्य हैं। दीन ए इस्लाम जो है, इस्लाम में बताए गए परोपकार का कार्य है, इसके द्वारा लोक कल्याणकारी कार्य किया जाता है। फिर बर्नी कहता है कि राजा को चाहिए कि वह लोगों के धन की सुरक्षा करे, लोगों की संपत्ति की सुरक्षा करे, महिलाओं की सुरक्षा करे, कमजोरों की सुरक्षा करे और आज्ञाकारी, असहाय, जुआ, विनम्र और मित्रहीन बच्चों की वह सुरक्षा करे। यानी कि वह जितने भी लोग उसके विश्वास पात्र हैं, जितने भी उस राज्य में महिलाएं हैं, पुरुष हैं, असहाय हैं, बच्चे हैं, सबकी सुल्तान के द्वारा सुरक्षा की जानी चाहिए। तभी समाज में न्याय की स्थापना हो सकती है। और इसके अलावा सुल्तान को चाहिए कि वह समय समय पर देखता रहे, किसी सामंत के द्वारा या किसी पदाधिकारी के द्वारा लोगों का उत्पीड़न तो नहीं किया जा रहा है, और उत्पीड़न के लिए वह जांच भी करता रहे। और जो लोग उत्पीड़क हैं, जो लोग उत्पीड़न करने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इस तरह से बर्नी शासन व्यवस्था को मजबूत आधार प्रदान करने के लिए न्याय व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, सलाह देता है। वह कहता है कि जब राजा या सुल्तान न्याय व्यवस्था को कायम रखेगा, तभी उसकी राज्य व्यवस्था मजबूत हो पाएगी और लोगों के बीच वह लोकप्रिय हो पाएगा, और राजा के और सुल्तान के प्रति लोगों में आस्था उत्पन्न हो पाएगी। क्योंकि न्याय ही समाज का आधार है। यदि समाज में न्याय नहीं रहेगा तो फिर अराजकता का माहौल उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि जो बड़े लोग हैं, यानी कि जो बड़े लोग हैं वो छोटे का शोषण करने लगेंगे, अमीर गरीब का शोषण करने लगेंगे, जो सामंत है किसान का शोषण करने लगेंगे। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के शोषण का जन्म होगा और समाज में अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए कानून के द्वारा न्याय की स्थापना की जानी चाहिए। तो इस तरह से बर्नी कानून और न्याय दोनों का विचार देता है। वह कहता है कि राज्य के द्वारा कानून लागू किए जाने चाहिए, कानूनों का पालन सुनिश्चित करवाना चाहिए और समाज में न्याय व्यवस्था स्थापित करना चाहिए। बर्नी कहता है कि जो न्याय को कायम करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य किसका है? सुल्तानों का है। और न्यायाधीशों की नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जाती है। सुल्तान जो होता है वह शीर्ष पर होता है, न्याय के या न्यायालय के शीर्ष पर होता है सुल्तान। यह सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होता है। सुल्तान जो होता है वह सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होता है। यानी कि अंतिम अपील कहां की जाती है? सुल्तान के यहां। अंतिम अपील सुल्तान के यहां की जाती है। उस समय जो न्यायिक व्यवस्था होती है, उस न्यायिक व्यवस्था का विकेंद्रीकरण पाया जाता है। यानी कि सर्वोच्च स्तर पर कौन होता था? सुल्तान होता था। मध्य स्तर पर जो होता था वह प्रांतीय न्यायालय हुआ करते थे। प्रांतीय न्यायालय हुआ करते थे, और जिसका मुखिया प्रांतीय न्यायाधीश होता था उसको हम सदर उल मुल्क कहते हैं। सदर उल मुल्क कहते हैं। यानी कि ये जो प्रांत स्तर पर न्यायालय है, प्रांतीय जो न्यायालय होते थे उनको सदर उल मुल्क कहा जाता था। और सर्वोच्च, और इसके ऊपर जो होता था प्रांतीय न्यायालय के जो ऊपर, यानी कि सदर उल मुल्क के ऊपर जो होता था वह काजी उल कुजात होता था। काजी उल कुजात, या इसको मुफ्ती भी कहते हैं, या इसको मुफ्ती भी कहा जाता है। मुफ्ती या मुख्य न्यायाधीश होता था। काजी उल कुजात या मुफ्ती यह मुख्य न्यायाधीश होता था।
मुख्य न्यायाधीश होता था और दूसरे स्तर पे सदर उल मुल्क होता था। यह प्रांतीय न्यायालय का प्रमुख होता था, यह प्रांतीय न्यायालय का मुखिया होता था। और तीसरे स्तर पर जो होता था, विभिन्न ग्रामीण न्यायालय हुआ करते थे, इन सब की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? विभिन्न न्यायिक पदाधिकारियों की नियुक्ति सुल्तान के द्वारा की जाती थी। तो बर्नी कहता है कि जो धार्मिक मामले होते हैं, धार्मिक मामले को हल करते समय जो सुल्तान होता है वह मुफ्ती का सहारा लेता है, यानी कि काजी उल कुजात का सहारा लेता है। काजी उल कुजात, मुफ्ती और सदर उल मुल्क के द्वारा सुल्तान धार्मिक मामलों के विवादों का निस्तारण करता था। यानी कि धार्मिक मामलों को हल करते समय वह मुख्य न्यायाधीश अर्थात काजी उल कुजात या मुफ्ती और सदर उल मुल्क इन दोनों न्यायाधीशों का सहारा लेता था। इन दोनों के परामर्श के द्वारा वह धार्मिक मामलों को सुलझाता था। वहीं वह आर्थिक मामलों के लिए और भौतिक मामलों के लिए काजी उल कुजात का सहारा लेता था। यानी कि आर्थिक और भौतिक मामलों के लिए काजी उल कुजात का परामर्श लेता था और धार्मिक कार्यों के लिए वह दोनों का परामर्श स्वीकार करता था। आइए अब देखते हैं कि बर्नी ने कुलीनों के संबंध में क्या विचार दिया है। कुलीन नोबेल या नोबेल्टी, कुलीनों के संबंध में क्या विचार दिया है। यहां कुलीन का तात्पर्य क्या है? राज के पदाधिकारी हैं। कुलीन कौन होता है? जो संपन्न होता है, जो धनाढ्य होता है, जिनकी समाज में विशेष स्थिति होती है, उसी व्यक्ति को हम कुलीन कहते हैं। बर्नी स्वयं एक कुलीन वर्ग से संबंधित था। बर्नी के पिता जो थे वह स्वयं एक राज्याधिकारी थे, तो बर्नी कुलीन परिवार से संबंध रखता था। उसके जितने भी रिश्तेदार थे सभी लोग कुलीन वर्ग से ही थे, सभी लोग के राज्य के किसी न किसी पद पर ही थे। तो बर्नी कहता है कि राजशाही के पश्चात यह जो कुलीन है यह दूसरा घटक है। यानी कि राज को संचालित करने के लिए कौन कौन होने चाहिए? एक तो राजशाही होने चाहिए, राजा होना चाहिए, दूसरा कुलीन होने चाहिए। यानी कि जो पदाधिकारी, कुलीन का मतलब यहां राज्य के विभिन्न पदाधिकारी जो राजाओं के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो सुल्तान के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये विभिन्न पदाधिकारी जो होते हैं यही राज्य का संचालन करते हैं। जिस तरह से वर्तमान में हम देखते हैं कि केंद्र में प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति है, राज्य में मुख्यमंत्री है और राज्यपाल है, लेकिन उसके नीचे समस्त पदाधिकारी हैं, विभिन्न पदाधिकारी, यानी ब्यूरोक्रेसी है और इसी ब्यूरोक्रेसी के द्वारा सरकार चलाई जाती है। नेता किसी प्रकार का प्रशासन नहीं करते हैं। प्रशासन का जो मुख्य आधार होता है, जिसको हम अस्थायी कार्यपालिका कहते हैं, वह तो हमेशा बनी रहती है। IAS, PCS ये हमेशा बने रहते हैं और यही शासन करते हैं, चाहे किसी की भी सरकार हो। तो इसी तरह से बर्नी यह कहता है कि जो पदाधिकारी होते हैं यह पदाधिकारी राज्य की नींव होते हैं। यानी कि यह राज्य का दूसरा अंग है। पहला राजा है, दूसरा कुलीन वर्ग है। तो बर्नी कहता है जो कुलीन होते हैं वह सुल्तानों के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सुल्तानों के द्वारा विशेष क्षेत्रों में यह कार्य करते हैं। विशेष क्षेत्र जो होते हैं यह कुलीनों को दे दिया जाता है। विशेष क्षेत्र कुलीनों को दे दिया जाता है और वह विशेष क्षेत्रों में कार्य करते रहते हैं। जैसे कि राजा पूरे देश का प्रशासन तो कर नहीं सकता है। जिस तरह से भारत को कई राज्यों में बांट दिया गया है, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इसी तरह से उस समय जो मुगल शासन होता है या सल्तनत काल होता है, सल्तनत काल में भी भूभाग के कई टुकड़े कर दिए जाते हैं। पूरे भारत में कई रियासतें बना दी जाती हैं और यह रियासतें किसी न किसी व्यक्ति को दे दिए जाते हैं और ये सारे रियासतों के जो राजा होते हैं वही सुल्तान या सम्राट के अधीन होता है। तो वह कहता है कि कुलीनों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह राजा के द्वारा की जाती है और कुलीन व्यक्ति विशेष क्षेत्र में कार्यरत होते हैं और इनको विशेष क्षेत्रों में कर लगाने का अधिकार प्राप्त होता है। कर लगाने का अधिकार विशेष क्षेत्रों में प्राप्त होता है, जिनको कि इक्ता कहा गया था और इनको इक्ता के नाम से जाना जाता है। यह जो है भू संपत्ति की मूल इकाई होती है। जो भू संपत्ति होती है इसकी मूल इकाई होती है। ये अपने विशेष क्षेत्रों में कार्य करते रहते हैं और ये जो इक्ता होती है, जो इक्ता प्रथा होती है, इसको ट्रांसफर भी किया जा सकता है। आनुवंशिक नहीं होता, यह वंशानुगत नहीं होता था। यह एक कभी किसी दूसरे व्यक्ति को इक्ता का अधिकार दे दिया जाता था
तो इस तरह से एकता का जो अधिकार था यह ट्रांसफर होता रहता था, स्थानांतरण होता रहता था। क्योंकि राजस्व की वसूली जो होती है वह अकेले सुल्तान के द्वारा संभव नहीं होती है। सुल्तान अकेले राजस्व की वसूली नहीं कर सकता है, लोगों के ऊपर कर नहीं लगा सकता है। इसलिए राजस्व की वसूली के लिए सुल्तान के द्वारा विभिन्न कुलीनों की नियुक्ति की गई थी। और ऐसे में बर्नी यह सुझाव देता है कि राजा को या सुल्तान को कुलीन की नियुक्ति करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और राजा को या सुल्तान को ऐसे लोगों का चयन करने में काफी पर्यवेक्षण करना चाहिए, काफी निरीक्षण करना चाहिए, उनके चरित्र की जांच करनी चाहिए। इसके पश्चात ही सुल्तान को उन्हें कुलीनों में नियुक्त किया जाना चाहिए। इस तरह से बर्नी ने कुलीनों के नियुक्त के संबंध में काफी नसीहतें दी हैं और वह काफी सलाह दी हैं और उसने कुछ मानदंड निर्धारित किया है। उसने मुख्य रूप से 2 मानदंड निर्धारित किया है कुलीनों की नियुक्ति के संबंध में। पहला वह कहता है कि व्यक्तिगत की जो कुलीन उन्हीं को नियुक्त किया जाना चाहिए जो व्यक्तिगत रूप से और राजनीतिक रूप से सुल्तान के प्रति वफादार हों, यानी कि व्यक्तिगत रूप से भी सुल्तान के प्रति वफादार हों और राजनीतिक रूप से भी सुल्तान के प्रति वफादार हों। दूसरा, उनके अंदर राजनीतिक निर्णय की गुणवत्ता होना चाहिए, यानी कि समय, काल, देश, परिस्थितियों के अनुरूप वह राजनीतिक निर्णय ले सकें। राजनीतिक निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। जिस तरह से हम देखते हैं कि मुगल शासनकाल में विभिन्न लोगों को जिम्मेदारी दे दी जाती थी, यानी कि कर वसूलने की जिम्मेदारी दे दी जाती थी, जिनको जमींदार कहा जाता था। जब राजा अपने किसी विश्वास पात्र से पसंद हो जाता था तो उसको जमींदार बना देता था और उसका कार्य होता था कि विभिन्न भागों से लगान वसूल करना और लगान वसूल करके राजा को देना। तो वह जब तक राजा का विश्वास पात्र बना रहता था तब तक उसकी जिम्मेदारी बनी रहती थी। जहां राजा का विश्वास उस पर से हट जाता था वहीं उसकी जिम्मेदारी छीन ली जाती थी। तो बर्नी यही कहना चाहता है कि व्यक्तिगत और राजनीतिक रूप से वह वफादार बने रहें। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि औरंगजेब के समय काफी भारी संख्या में हिंदू सामंतों का, हिंदू राजाओं का ट्रांसफर हुआ, इस्लाम धर्म में कन्वर्जन होता है। क्यों कन्वर्जन होता है? क्योंकि उनको जिम्मेदारी छीनने का भय था कि कहीं यह शासक हमारी जिम्मेदारी न छीन ले तो हमारा राजपाट चला जाएगा, फिर हम भी आम जनता की तरह जीवन व्यतीत करने लगेंगे। इसलिए काफी संख्या में हिंदू शासकों का या हिंदू सामंतों का, जमींदारों का कन्वर्जन हो जाता है इस्लाम धर्म में। वह हिंदू से मुस्लिम बन जाते हैं। क्यों? अपनी जिम्मेदारी बचाने के लिए। इस तरह से वही कहता है, बर्नी यही कहना चाहता है कि वह व्यक्तिगत रूप से और राजनीतिक रूप से वफादार रहे, तभी उनकी एकता बनी रहेगी, उनकी जिम्मेदारी बनी रहेगी। बर्नी ने कुलीनों के नियुक्ति के संबंध में शासक को कई सुझाव दिए हैं, सुल्तान को कई सुझाव दिए हैं। बर्नी कहता है कि कुलीन की नियुक्ति का आधार जन्म और योग्यता होना चाहिए। जन्म का मतलब उसका जन्म कुछ परिवार में हुआ हो या कुलीन वर्ग में हुआ हो, संपन्न घराने में हुआ हो, उत्तम चरित्र वाले लोगों के बीच हुआ हो और वह योग्य हो, यानी कि उसका जन्म तो कुलीन वर्ग में हुआ हो या कुलीन परिवार में हुआ हो, संपन्न परिवार में हुआ हो, या और इसके साथ ही साथ उसके अंदर योग्यता भी होनी चाहिए। जिम्मेदारी संभालने के लिए, एकता संभालने के लिए उसमें योग्यता भी होनी चाहिए। वो कहता है कि कुलीन की नियुक्ति के समय यह ध्यान रखना चाहिए कि कुलीनों को इतिहास का ज्ञान हो, भूगोल का ज्ञान हो और इसके साथ साथ उन्हें ईश्वर का भय हो। ये सारी बातें एक व्यक्ति में होनी चाहिए, तभी उस व्यक्ति को कुलीन के पद पर नियुक्त की जानी चाहिए। इसके अलावा वह कहता है कि कुलीन व्यक्तियों में लालच की कमी होनी चाहिए। राजा ने उसको कर इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी है तो ऐसा न हो कि वो पूरा कर इकट्ठा करके अपने ही जेब में रख ले। उसके पास लालच नहीं होना चाहिए, बल्कि सुल्तान के पारितोष के आधार पर जीवित रहना चाहिए। सुल्तान जितना देता है उसी आधार पर जीवित रहना चाहिए। इसके अलावा कुलीन व्यक्ति को राज्य का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए और वह राज्य के लिए सही नीतियां तलाश करे, राजा को सही निर्णय दे, सही डिसीजन दे, सही परामर्श दे। सारी योग्यताएं कुलीन में होनी चाहिए और जिस व्यक्ति के अंदर ये सारी योग्यता हो तो राजा को उसी व्यक्ति को कुलीन पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए, राजाधिकारी पद पर नियुक्त करना चाहिए, राज्य के विभिन्न पदों पर नियुक्त किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं नौकरशाही के बारे में बर्नी क्या कहता है। नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी,
नौकरशाही के बारे में बर्नी का क्या सुझाव है, या बर्नी किस प्रकार की नौकरशाही की बात करता है। बर्नी कहता है कि नौकरशाहियों का मुख्य कार्य क्या है। नौकरशाही का मतलब कि जो राजकीय सर्वेंट हो, जो विभिन्न उच्च पदों से लेकर निम्न पदों तक कार्यरत हैं, इन सभी को एक संगठित रूप से हम क्या कहते हैं, नौकरशाही कहते हैं, जो कि राजकीय कानूनों को क्रियान्वित करते हैं। जैसे कि आईएएस हो गए, पीसीएस हो गए, क्लर्कियल पोस्ट हो गई, ये सब क्या है, नौकरशाही ही है। ये सब क्या है, नौकरशाही के ही अंतर्गत आते हैं। तो नौकरशाही का मुख्य कार्य क्या होता है, भूमि को नापना होता है, लाभार्थियों के बीच भूमि का वितरण करना होता है, या विभिन्न राजा के द्वारा दिए गए विभिन्न लाभों को लाभार्थियों के बीच वितरण करने का काम इन नौकरशाही का होता है। यह नौकरशाही मिलकर करों को तय करते हैं, करों को एकत्र करते हैं। तो नौकरशाही के 3 स्तर होते हैं, जैसा कि केंद्र स्तर पे होते हैं, केंद्रीय स्तर पे केंद्र कर्मचारी होते हैं, राजकीय स्तर पे राज्य कर्मचारी होते हैं, और इसी तरह से ग्रामीण स्तर पे ग्राम के कर्मचारी होते हैं। तो नौकरशाही के 3 स्तर होते हैं, और इन तीनों स्तरों के द्वारा राज्य की सुरक्षा के लिए प्रयास किया जाता है। राज्य के प्रशासन में, राज्य के संचालन में, कानूनों के क्रियान्वयन में, नीतियों के क्रियान्वयन में, राजा के द्वारा या सुल्तान के द्वारा योजनाएं लागू करने के संबंध में विभिन्न सहयोग इन्हीं नौकरशाही के द्वारा किया जाता है। तो इस नौकरशाही में जो सबसे शीर्ष पर होता है, यानी जो राजस्व और वित्त का प्रमुख होता है, जो राजस्व और वित्त का प्रमुख होता है, उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। राजस्व और वित्त के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता है, या वजीर कहा जाता है, इसी तरह से दीवाने वजारत होते हैं, जिनको कि नायब कहा जाता है। दीवाने वजारत होते हैं, जिनको कि नायब कहा जाता है। इसी तरह से मुशर्रिफ ममालिक होते हैं, मुशर्रिफ ममालिक होते हैं, मुस्ताफी ममालिक होते हैं, और दबीर होते हैं। ये विभिन्न राज्य के कर्मचारी होते हैं, और इन्हीं के द्वारा पूरी व्यवस्था चलाई जाती है, राज्य की पूरी व्यवस्था चलाई जाती है। तो बर्नी यहां कहता है कि इनको अपने राजा के प्रति वफादार होना चाहिए, और साथ ही साथ राजा को इनको पर्याप्त वेतन देना चाहिए, राजा को इनकी सुरक्षा करनी चाहिए, इनके परिवारों की सुरक्षा करनी चाहिए। तो इस तरह से बर्नी नौकरशाही के संबंध में, नौकरशाही को संगठित करने के संबंध में वह राजा को विभिन्न सुझाव देता है। आइए अब देखते हैं सेना के संबंध में बर्नी ने क्या सुझाव दिए हैं। जैसा कि हमें इतिहास से ज्ञान होता है, या जब हम इतिहास का पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि विस्तृत साम्राज्य किसका था, मौर्य साम्राज्य था। यानी मौर्य काल में जो मौर्यों का शासक था, जो मौर्य राजाओं का शासक था, वह बहुत बड़ा साम्राज्य होता है। तो मौर्य साम्राज्य के बाद सल्तनत भारत में सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य होता है। जो मौर्य साम्राज्य की सुरक्षा होती है वह पूर्णतः सेना पर ही निर्धारित होती है। सेना जितनी जिसकी अच्छी होती है, जितनी कुशल होती है, उतने ही वह शक्तिशाली होती है, उतना ही शक्ति उसके पास होता है। वह अपने साम्राज्य का विस्तार करता जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सिकंदर ने विश्व विजय का सपना देखा, और विश्व विजय का ख्वाब देखते देखते वह भारत तक आ पहुंचा। तो उसकी सेना मजबूत होती है। इसी तरह से हम अरबों का आक्रमण दे सकते हैं, अफगानों का आक्रमण दे सकते हैं। इनकी सैन्य प्रबंधन के द्वारा ही यह भारत के विभिन्न शासकों को अपने बस में कर लेते हैं। तो जो सल्तनत काल में जो सेना प्रबंध होता है वह मूलतः जो है तुर्की मंगोल मॉडल पर आधारित होता है। 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 यानी कि सेना में कई कैटेगरी होती थी। पैदल सेना होती थी, और अश्व सेना होती थी, हस्ती सेना होती थी यानी कि हाथी सेना होती थी, और विभिन्न प्रकार के सहायक होते थे।
विभिन्न प्रकार की नावें होती थी, इंजीनियर होते थे, ट्रांसपोर्टर होते थे, स्काउट होते थे, जासूस होते थे। ये सेना के विभिन्न पार्ट होते थे और इन्हीं पार्ट को मिलाकर सेना को मजबूत बनाया जाता था। तो बर्नी सेना के संबंध में सुल्तान को विभिन्न प्रकार के परामर्श देता है कि अपनी सेना को कैसे मजबूत किया जाए। तो बर्नी ने सेना के संबंध में सुल्तान को या शासक को विभिन्न सुझाव दिए हैं। जैसे वह कहता है सेना में वफादार कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की जानी चाहिए और उनके कल्याण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जो सेना में विभिन्न पदाधिकारी हैं, जो विभिन्न वफादार हैं, उनके कल्याण के लिए उनके कल्याण के लिए सुल्तान को समय समय पर ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से वह कहता है कि सुल्तान को चाहिए कि सेना के भर्ती के समय जब सेना में लोगों की भर्ती होती है उस समय सुल्तान को स्वयं ध्यान देना चाहिए, समय देना चाहिए और विभिन्न प्रकार के संसाधन भी मुहैया करवाने चाहिए और सेना को विभिन्न संसाधन भी देना चाहिए। क्योंकि संसाधन के अभाव में हमारी सेना कमजोर हो जाती है। बर्नी कहता है कि शासक को या सुल्तान को सेना के ऊपर पर्याप्त धन खर्च करना चाहिए, यानी कि रक्षा संबंधी मामलों के लिए उसको पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको पर्याप्त धन खर्चा करना चाहिए और अपने विभिन्न सैनिक पदाधिकारियों को आर्थिक रूप से संतुष्ट करना चाहिए। उनको इतना वेतन देना चाहिए कि उनका जीवन निर्वाह हो सके, उनका जीवन निर्वाह अच्छे तरीके से हो सके। और बर्नी कहता है कि सेना में जो सेना का कमांडर, क्योंकि सैन्य क्षमता क्योंकि सफलता किसके ऊपर रहती है? कमांडर के ऊपर रहती है। तो कमांडर कैसा होना चाहिए? वह ऐसा होना चाहिए कि वह साहसी भी हो, सूरवीर भी हो और अपने सेनाओं में नेतृत्व का संचार करने वाला हो, साहस का संचार करने वाला हो। इसके साथ ही साथ वह दयालु भी होना चाहिए, सैनिकों के प्रति दया दृष्टि रखना चाहिए, सैनिकों के प्रति संभाव दृष्टि भी रखना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। तो बर्नी कहता है कि जो कमांडर की नियुक्ति की जानी चाहिए वह निष्पक्ष रूप से नियुक्त की जानी चाहिए, बिना किसी भेदभाव की नियुक्त की जानी चाहिए। कमांडर उसी व्यक्ति को बनाया जाना चाहिए जो वफादार हो और जो सूरवीर हो, जो साहसी हो और जिनके अंदर योग्यता हो, दक्षता हो, कुशलता हो, उसी व्यक्ति को कमांडर बनाया जाना चाहिए। बर्नी कहता है कि सेना के कमांडर इन चीफ यानी कि जो सेना प्रमुख होता है उसको अधिकतम सीमा तक रखना चाहिए। कमांडर इन चीफ यानी कि कमांडर तो विभिन्न होते हैं, लेकिन जो कमांडर इन चीफ होता है, कमांडर इन चीफ जो होता है, सेना प्रमुख होता है, बर्नी कहता है कि सेना प्रमुख को अधिक समय तक बनाए रखना चाहिए, क्योंकि यह अपने अनुभवों से, अपने ज्ञान से, अपने व्यवहारिक ज्ञान से, अपने कूटनीतिक चाल से सेना को मजबूत करते हैं और विभिन्न समय और वह विभिन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही निर्णय लेते हैं। तो कमांडर इन चीफ जो होता है उसको लंबे समय तक कमांडर इन चीफ ही बनाए रखना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि बर्नी फतवाए जहांदारी में विभिन्न राजनीतिक विचारों का उल्लेख किया। उसके राजनीतिक विचार कहां मिलते हैं? फतवाए जहांदारी में मिलते हैं। तो बर्नी ने अपने फतवाए जहांदारी में सेना को मजबूत करने के लिए सुल्तान को विभिन्न सुझाव दिए हैं और बर्नी महमूद गजनवी और उसके कमांडर अबू कासिम का उदाहरण प्रस्तुत करता है। महमूद गजनवी और इसका कमांडर होता है अबू कासिम। वह अपने परामर्श के संबंध में या सुल्तान को जो विभिन्न प्रकार के परामर्श देता है उस संबंध में वह महमूद गजनवी और अबू कासिम का उदाहरण देता है। वह कहता है कि अबू कासिम और मोहम्मद गजनवी का सैन्य प्रबंधन इतना था, यानी कि सैन्य क्षमता इतनी अच्छी थी कि वह भारत पर कई बार आक्रमण करते हैं और हिंद और सिंध के कई राजाओं को अपने बस में कर लेते हैं। तो इस तरह से किसी भी सुल्तान के पास सैन्य क्षमता अधिक से अधिक होनी चाहिए। सैन्य क्षमता से ही उसकी शक्ति आंकी जाती है, सैन्य क्षमता से ही वह अपने राज्य की सुरक्षा करता है, राज्य को मजबूत करता है। इसलिए किसी भी सुल्तान को अपनी सैन्य क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए और समय समय पर विभिन्न प्रकार के संशोधन भी सेना में करने चाहिए और समय समय पर सेना में विभिन्न प्रकार के संसाधन भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए। तो इस तरह से बर्नी सेना के संबंध में विभिन्न प्रकार का सुझाव देता है। तो हम बर्नी के विभिन्न विचारों से देख सकते हैं, जैसे कि पहले वीडियो में मैंने बताया बर्नी के राजत्व का सिद्धांत, यानी कि उसने राजा के गुण क्या बताए हैं, किस प्रकार की राजा की कल्पना की है, और इसी तरह से कानून संबंधी विचार जो कि उसने जवाबित में दिया है, जवाबित में उसने कानून की व्याख्या की है। इसी तरह से न्याय संबंधी विचार,
कुलीन, नौकरशाही सेना इत्यादि विभिन्न विचारों का अवलोकन करने से हम देख सकते हैं कि बर्नी मध्य युग का एक प्रमुख विचारक होता है। वो सुल्तान की स्थिति को मजबूत करने के लिए विभिन्न प्रकार का सुझाव देता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अबुल फजल के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।